सुबह 8 बजे का समय था। स्कूल की घंटी बज रही थी। सारे बच्चे दौड़कर फील्ड में आ जाते हैं। तभी जो शिक्षक होते हैं सारे बच्चों से लाइन में लगने के लिए कहते हैं। अब सारे बच्चे लाइन में लग जाते हैं। प्रार्थना शुरू होती है, प्रार्थना खत्म होती है, पर शिक्षक आज बेहद परेशान थे। तभी जो शिक्षक होते हैं वो उन बच्चों से कहते हैं कि सच बताना, आज कौन कौन से लोग नहा करके नहीं आए। बहुत सारी तादाद में बहुत सारे लड़के हाथ खड़ा कर देते हैं, पर उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हाथ खड़ा नहीं करते हैं। तभी जो शिक्षक होते हैं उन बच्चों से कहते हैं कि आप लोग अगर कल से नहा करके नहीं आए तो फिर हम आप लोगों को इसके लिए दंडित करेंगे। सारे बच्चों को अपने अपने क्लास में भेज दिया जाता है। सारे बच्चे अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। अगला दिन आता है। अगला दिन फिर प्रार्थना होती है। सारे बच्चे जब प्रार्थना खत्म होती है तब शिक्षक फिर बेहद परेशान थे। तब शिक्षक फिर उन बच्चों से कहते हैं कि आज बताओ, आज कौन कौन नहा करके नहीं आया है। तभी उनमें से फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहा करके नहीं आए होते हैं। शिक्षक फिर परेशान होते हैं और कहते हैं कि अगर अगले दिन से आप लोग नहा करके नहीं आए तो फिर हम आप लोगों को इसके लिए दंडित करेंगे और आपको मारेंगे भी। तभी अगला तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन अब और ज्यादा परेशानी का कारण बन जाता है। प्रार्थना खत्म होती है और प्रार्थना खत्म होते ही जो शिक्षक होते हैं वो उन बच्चों से कहते हैं कि हमने आप लोगों से इतना कहा है कि आप सारे लोग नहा करके आइए, पर आप लोग ऐसे सुधरेंगे नहीं। और फिर उन बच्चों को एक डंडे से पीट दिया जाता है जो बच्चे नहा करके नहीं आते। तभी चौथा दिन आता है। चौथे दिन फिर प्रार्थना शुरू होती है और प्रार्थना खत्म होती है। तभी जो शिक्षक होते हैं वो उस दिन और ज्यादा परेशान थे और फिर वो सारे बच्चों से कहते हैं कि सच सच बताओ, आज नहा करके कौन कौन नहीं आया है। तभी जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि सर जी, आज हम नहा करके भी आए हैं और कपड़े भी धुलवा करके आए हैं, क्योंकि हमने घर में कहा था कि हमें मार पड़ती है, हमें साफ सुथरा करके भेजा करो। पर जो शिक्षक थे वो लोग बेहद परेशान थे। उनकी परेशानी का कारण था कि वहां पर बदबू आ रही थी। शिक्षक को अभी तक यह लग रहा था कि शायद ये बदबू इन बच्चों के बीच से आ रही है, क्योंकि प्राइमरी पाठशाला की बात थी। पर बदबू रोज का रोज ज्यादा आने लगती है। तभी शिक्षक परेशान होते हैं। एक बच्चे को गांव के प्रधान के पास में भेजा जाता है। बच्चा गांव के प्रधान के पास में जाता है और उनसे कहता है कि प्रधान जी, आपको हमारे सर जी ने बुलाया है। स्कूल में पहुंचते हैं और कहते हैं कि सर, क्या बात है, क्या परेशानी है। तभी जो शिक्षक होते हैं वो कहते हैं कि आज 3 से 4 दिन से हम लोग परेशान हैं। हमारे स्कूल में कहीं से बदबू आ रही है। कम से कम आप इसको दिखवाइए, इसकी जांच करवाइए कि आखिरकार ये बदबू कहाँ से आ रही है। प्रधान जी तुरंत सफाई कर्मी को बुलाते हैं। सफाई कर्मी बुलाया जाता है और सफाई कर्मी को बुला करके स्कूल की चारों तरफ इसकी जांच की जाती है कि आखिरकार ये बदबू कहाँ से आ रही है। सफाई कर्मी एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर उस स्कूल का एक सेफ्टी टैंक बना होता है। उस सेफ्टी टैंक के पास में पहुंचता है और जहां उसके ऊपर एक पत्थर रखा होता है। उसे लगता है कि आखिरकार बदबू यहीं से आ रही है। अब सारे लोग उस जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। सेफ्टी टैंक के ढक्कन को खोला जाता है और खोल करके जब सफाई कर्मी को उस टैंक के अंदर उतारा जाता है तो देखता है कि उस टैंक के अंदर एक ऐसी चीज पड़ी थी जिससे कि बदबू आ रही थी। दरअसल दोस्तों, वो एक लाश थी और लाश भी एक स्टूडेंट की। जैसे ही बात की खबर लगती है, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और लोग परेशान होने लगते हैं कि आखिरकार ये स्टूडेंट, इसकी लाश यहाँ पर कैसे आई। वहां पर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस आती है, उस लाश को बाहर निकाला जाता है। तब कहीं जाकर के पता चलता है कि आखिरकार बदबू आने का कारण क्या था। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो घटना है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा सोचने वाली है, अपने आप में बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। जहां पर एक लड़का जिसकी उम्र मात्र 15 साल की होती है, जिसकी एक ऐसी महिला से प्रेम प्रसंग हो जाता है जिसकी शायद कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी और जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। तो आज की ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है रायबरेली और उसी रायबरेली का एक थाना लगता है लालगंज। दरअसल हम बात कर रहे हैं 14 जुलाई 1999 की। रात के करीब 9 बजे के आसपास का समय था और इस घर का जो मालिक था बीरेन त्रिपाठी, उनका जो एक बेटा जिसका नाम विजेन त्रिपाठी उर्फ पिंटू त्रिपाठी, जिसकी उम्र 15 वर्ष। रात के 9 बज रहे थे। बेटा अभी तक घर नहीं आया था। अम्मा बाप काफी परेशान थे। बेटे की हर जगह तलाश की जाती है, उसके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, स्कूल हों, शिक्षक हों, हर जगह पता किया जाता है कि आखिरकार वो बेटा कहाँ गया, अभी तक घर क्यों नहीं वापिस, अभी तक घर वापिस क्यों नहीं आया। तभी जो उसके पिता होते हैं बीरेन त्रिपाठी, थाने जाते हैं और थाने में एसएचओ साहब से कहते हैं कि साहब, मेरा बेटा जो स्कूल गया था वो अभी तक वापस नहीं आया है, वो अभी तक घर नहीं आया है।
हम लोग काफी परेशान हैं, उस हमारी कुछ मदद कीजिए। तभी जो एसएचओ साहब होते हैं वो कहते हैं कि देखो आप अपने बेटे का पता करिए, वो कहीं गया होगा, किसी अपने दोस्त के यहाँ होगा, आप उसे ढूंढिए, उसकी तलाश करिए। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर कल सुबह 10 बजे के बाद ही हम उसमें कुछ कर पाएंगे। जो उसके पिता होते हैं वो अपने घर आ जाते हैं, मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ में, उनके घर में एक किराएदार रहा करते हैं, उनके साथ में पूरी रात अपने बेटे की तलाश करते हैं। पर उनके बेटे पिंटू का कहीं कुछ पता ही नहीं लगता है, आखिरकार वो कहाँ चला गया। तभी वो मोहल्ले के 10-20 लोग जो साथ में होते हैं उनके साथ सुबह फिर थाने पहुंच जाते हैं। थाने पहुंच करके फिर एसएचओ साहब से कहते हैं कि साहब अभी तक मेरा बेटा मिला ही नहीं है। तब एसएचओ साहब उसमें पिंटू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं। तभी पूछा जाता है कि वो कहाँ पढ़ता था। लालगंज में ही एक लिटिल फ्लावर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, उसी में पिंटू 10वीं का छात्र है। अब विद्यालय में जाया जाता है, विद्यालय में जाकर के वहां के प्रिंसिपल से, टीचर से, जो उसके क्लास के छात्र होते हैं, सबसे पूछा जाता है। पर सभी लोग एक ही जवाब देते हैं कि हमने तो पिंटू को स्कूल में लास्ट घंटे तक देखा था और जब विद्यालय की छुट्टी हुई है तभी वो यहाँ से गया है। पर वो घर नहीं पहुंचा है तो आखिरकार गया कहाँ है, ये सोच करके सारे लोग परेशान थे। पिंटू को जो माता पिता हैं उनका रो रो करके बुरा हाल था, उसकी तलाश करना चालू कर देती है। आसपास के जितने थाने होते हैं उनमें भी इस बात की सूचना दी जाती है और इसके अलावा एक अभियान चलाया जाता है, जिस अभियान में सैकड़ों लोग जुड़ जाते हैं और सैकड़ों लोग जुड़ करके उस बच्चे की तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं मिलता। 14 जुलाई को गायब हुआ था, 15 जुलाई को मुकदमा लिखा जाता है, 16, 17, 18 इस तरीके से एक एक दिन करके गुजर रहे होते हैं, पर उस बच्चे के कहीं पर भी कोई पता नहीं लगता है। अब जैसे ही 4-5 दिन गुजरते हैं, अब पुलिस की भी चिंता बढ़ने लगती है, क्योंकि अब यह बात केवल उस घर तक सीमित नहीं थी, आसपास तक सीमित नहीं थी, बल्कि लालगंज की जितनी दुकानें हैं उन सारी दुकानों को बंद कर दिया जाता है। सारे लोग सड़कों पर उतर आते हैं, हंगामा करने लगते हैं और उस बच्चे की तलाश करने की कोशिश करने लगते हैं। यह सुन करके ये जिला रायबरेली के जितने भी बड़े बड़े अफसर होते हैं वो भी लालगंज आ जाते हैं। एसपी, डीएम हो, एसपी हो, सारे लोग लालगंज आ जाते हैं, उस परिवार के लोगों से मिलते हैं और मिल करके वो परिवार के लोगों से भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें 3 दिन का मौका और दिया जाए, वो बच्चा जहां पर भी होगा उसे ढूंढ करके ला देंगे। थोड़ा सा शांत होता है, 3 दिन का जो समय पुलिस ने मांगा था, इसलिए इस वजह से अब थोड़ा सा माहौल शांत होता है। लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने कामों में वापस लौट जाते हैं और जब 3 दिन बीत जाते हैं और बच्चे का कहीं पता नहीं लगता है, तब जाकर के पुलिस वालों की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। पर तभी जो इस लड़के के पिता होते हैं बीरेन सिंह, वो पुलिस के पास में जाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि साहब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। जब वो एसएचओ साहब को बात बताते हैं तो ये एसएचओ साहब भी परेशान हो जाते हैं। दरअसल वो कहते हैं कि साहब 3 दिन पहले हमारे घर में एक पर्ची आकर के गिरी थी और उस पर्ची पे लिखा था कि हमने आपके बेटे को किडनैप कर लिया है, आपको स्टडी बूथ के पास में मिलना है। और जब वो स्टडी बूथ के पास में जाते हैं, एक कॉल आती है और कॉल में जो उधर व्यक्ति होता है वो उनसे कहता है कि 5 लाख रुपए की आपको व्यवस्था करना है और आप ये क्या करवा रहे हैं, पूरे शहर में हंगामा हो गया है, इस हंगामा को आप शांत करवाइए और अगर इस बात की सूचना आपने पुलिस को दी तो आपके बेटे को मार दिया जाएगा। ये सुन करके पुलिस जो एसएचओ साहब होते हैं वो कहते हैं कि आखिरकार ये बात आपने पहले हमसे क्यों नहीं बताई। तब बीरेन सिंह कहते हैं कि साहब करता तो क्या करता, आखिरकार बेटे का मामला था। तभी पुलिस इस केस को अब गंभीरता से लेने लगती है और परेशान होने लगती है। इधर लगभग 10 दिन का समय बीत जाता है, पर 10 दिन के बाद भी जब पुलिस को इस बच्चे की कोई जानकारी नहीं मिलती है, पुलिस के ऊपर दबाव बार बार बढ़ रहा होता है, अब पुलिस परेशान हो जाती है। तभी जो पास का एक पहाड़ीपुर गांव होता है और उस गांव में जब उस बच्चे की एक लाश मिलती है, सेफ्टी टैंक में एक लाश मिलती है और उस लाश को बाहर निकाला जाता है, तो जो उसके कपड़े होते हैं, स्कूल की ड्रेस होती है, उससे ये पहचान हो जाती है कि आखिरकार ये तो पिंटू है, लालगंज का पिंटू, बीरेन त्रिपाठी का बेटा पिंटू है। आखिरकार पुलिस अब उस बेटे को, उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम करवा के उसका अंतिम संस्कार करवा देती है। पर सवाल अब भी था कि आखिरकार इस बेटे को किसने मारा है। पुलिस लगातार इसके लिए परेशान थी, बहुत सारी कोशिशें कर रही थी, पर हर जगह पुलिस नाकाम थी। कोई ऐसा सुराग ही नहीं था, कोई ऐसा जासूस ही नहीं था कि जिससे आखिरकार पुलिस यह पता लगा सके कि इस बेटे का कत्ल किसने किया है।
तभी पुलिस उस लड़के के कमरे को तलाश करती है जहां पर वो रहता था, उसकी कॉपी किताबों को तलाश करती है। जब वो पुलिस उसकी किताबों को तलाश कर रही होती है तभी उन किताबों के बीच में एक ऐसी किताब मिलती है जिसे पुलिस देख करके, जब उसे देखती है तो पुलिस भी परेशान हो जाती है, क्योंकि उस किताब में कुछ ऐसा लिखा होता है। वो एक गंदी किताब थी जिसमें कुछ ऐसे शब्द लिखे होते हैं, जैसी कुछ ऐसी कहानियां होती हैं कि शायद इस उम्र में पुलिस भी परेशान हो जाती है कि इस उम्र में आखिरकार ये बेटा इस तरीके की किताबें क्यों पढ़ता था। अब पुलिस उस किताब को जब कायदे से पलट पलट कर देख रही होती है, तभी जब उस पीछे पन्ने पर जाती है, सबसे पीछे जाती है, तो उसमें पुलिस देखती है कि उसमें लिखा होता है श्याम। अब आखिरकार पुलिस ये परेशान होती है कि ये श्याम कौन है। तभी पता लगता है कि श्याम, लालगंज में ही एक श्याम बुक डिपो है। पुलिस भागते हुए वहां पर जाती है, क्योंकि अभी तक पुलिस को कोई सुराग ही नहीं मिला था, और श्याम बुक डिपो में जाकर के वहां पर पूछती है कि क्या यह किताब आपके यहाँ की है। तब जो वो श्याम होते हैं वो कहते हैं कि हाँ साहब, ये किताब मेरे ही यहाँ की है और इसको मैंने खुद ही लिखा है, और जो पीछे श्याम लिखा है वो भी मेरा ही लिखा ही हुआ है। कहते हैं कि यह किताब आखिरकार आपके यहाँ से कौन ले जाता था। तब वो व्यक्ति बताता है कि साहब, एक लड़का जिसका नाम पिंटू है, जिसकी उम्र 15-16 साल की है, वो हर 10वें दिन इस तरीके की किताबें हमारे पास से लेकर के जाता था। साहब, इस किताब के अंदर एक लेटर भी मिला था, और उस लेटर को मैंने ये सोचा था कि इस बार जब पिंटू यहाँ पर वापस आएगा तो इस लेटर को हम वापस कर देंगे, क्योंकि उस लेटर में लिखा था आपके अंकल को शक हो गया है और इसलिए अब कुछ दिन हम नहीं मिलेंगे, अपना ख्याल रखना बेटा पिंटू। अब पुलिस हैरान थी कि आखिरकार ये कौन है, अंकल कौन है, यह सोच करके अब पुलिस परेशान थी। तभी पुलिस अब यह जानकारी करने की कोशिश करती है कि आखिरकार पिंटू अंकल किसको कहता था। जब आसपास के लोगों से पूछा जाता है, इसके विषय में जानकारी की जाती है, तो पता लगता है कि जो उनके घर में एक किराएदार रहता था, पिंटू उसी को अंकल कहता था। उस लेटर पे जो हैंडराइटिंग होती है, उस हैंडराइटिंग को उस किराएदार की जो पत्नी होती है उससे मिलवाया जाता है, तो हैंडराइटिंग उस किराएदार की पत्नी से मैच कर जाती है। पुलिस को यह शक तो पहले ही हो जाता है कि आखिरकार जरूर इसमें किसी महिला का हाथ है। बेटा पिंटू, आप अपना ख्याल रखना। पुलिस उस महिला से पूछताछ करती है, उसके साथ सख्ती से जब पूछताछ करती है तो महिला बताती है कि साहब, मैं उस श्याम बुक डिपो में अपने पढ़ने के लिए कुछ किताबें लेने जाया करती थी, पर ऐसी किताबें पढ़ने का मुझे बहुत ज्यादा शौक था। इसलिए एक दिन जब मैं उसकी दुकान पर किताबें लेने के लिए जाती हूँ, तभी पिंटू वहां अपने लिए कुछ ले रहा होता है। तभी वो पिंटू से कहती है कि बेटा पिंटू, आप इन किताबों को अपने नाम पर इशू करवा लीजिए। अब पिंटू उन किताबों को अपने नाम पर इशू करवा लेता है, और वो किताबें फिर वो जो उसकी आंटी होती हैं, किराएदार होती हैं, पिंटू से ले लेती हैं और उन किताबों को पढ़ा करती हैं, और जब पढ़ करके फिर वापस करती हैं, तब पिंटू उन किताबों को फिर जा करके उस दुकानदार के पास में वापस कर देता है। पर एक दिन जब वो आंटी उन किताबों को पढ़ रही होती है और पिंटू पास में ही बैठा होता है, तभी जो महिला होती है कुछ इस तरीके से उत्तेजित हो जाती है, वो पिंटू को अपने हवस का शिकार बना लेती है। पहले दिन तो पिंटू को बहुत ही ज्यादा ये बात अच्छी नहीं लगती है, उसे ये बात बहुत ज्यादा खराब लगती है, पर धीरे धीरे पिंटू की भी आदत पड़ जाती है, और इस तरीके से फिर उस महिला और पिंटू के बीच में नाजायज रिश्ते हो जाते हैं। जब उसका पति धर्मेंद्र घर पर नहीं होता है, वो उस लड़के के साथ में रिश्ते बनाने लगती है। एक दिन जो उसका पति धर्मेंद्र होता है, वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो लखनऊ जा रहा है किसी काम से, और वो घर से निकल जाता है। तभी 2 घंटे के बाद में वो अपने घर फिर वापस आ जाता है, और तब इधर जो उसकी पत्नी होती है, वो पिंटू, वो दोनों एक दूसरे के साथ में आपत्तिजनक हालत में होते हैं। और तभी वो आ करके जब दरवाजे के पास खड़ा होकर के देखता है, झरोखे से झांकता है, तो वो देखता है कि जो उसकी पत्नी और जो पिंटू होता है वो दोनों आपत्तिजनक हालत में है। देख करके वो काफी परेशान होता है। वो दरवाजा खुलवाता है, और दरवाजा खुलवाने के बाद में काफी नाराज होता है। तभी जो पिंटू होता है वो तो चुपचाप अपने घर चला जाता है। फिर वो अपनी पत्नी के साथ में काफी मारपीट करता है, और उससे जब पूछता है कि आखिरकार ये सब कब से चल रहा है, तब जो उसकी पत्नी होती है वो कहती है कि ये सब करते हुए तो उसे कई महीने बीत गए हैं। ये सुन करके अब धर्मेंद्र परेशान हो जाता है। उधर जब पिंटू अपने स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, जैसे उसकी स्कूल की छुट्टी होती है, तब जो वो धर्मेंद्र होता है वो पिंटू के स्कूल के पास में पहुंच जाता है, और पिंटू जो अपने घर आ रहा होता है, तभी वो पिंटू से कहता है कि बेटा पिंटू,
आप घर जा रहे हैं, घर तो हम भी जा रहे हैं, आप हमारे साथ में हमारी बाइक पर बैठ लीजिए। पिंटू धर्मेंद्र के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है और तभी वो पास का ही एक गांव होता है पहाड़ीपुर, उस पहाड़ीपुर गांव में नरेश श्रीवास्तव के घर लेकर के जाता है और पिंटू से कहता है कि यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद फिर हम लोग घर चलेंगे। पिंटू धर्मेंद्र के साथ वहां पर जाता है। तभी वहां पहले से ही बसोली गांव के रहने वाले पंकज और राधेश्याम भी मौजूद होते हैं और फिर ये चारों बैठ करके वहां पर शराब पीते हैं, खाते हैं, पीते हैं और वो पिंटू को भी शराब पिलाने की कोशिश करते हैं, पर पिंटू जो होता है वो शराब पीने से मना कर देता है। तभी जब ये लोग नशे में हो जाते हैं तो पिंटू से पूछते हैं कि आखिरकार आप बताइए कि आप अपनी आंटी के साथ में कैसे करते थे। अब पिंटू, जिसे इस बात का कोई पता नहीं होता है, वो सब कुछ उन लोगों से उसी प्रकार बताने लगता है डर की वजह से, और जैसे जैसे वो बता रहा होता है वैसे वैसे धर्मेंद्र को गुस्सा आ रहा होता है और तभी जो धर्मेंद्र होता है वो उसकी गर्दन को इतनी तेज से दबाता है कि पिंटू की मौके पर ही मौत हो जाती है। चारों रात के करीब 9 बजे के आसपास का समय होता है। तभी जो गांव के बाहर प्राइमरी पाठशाला होती है, उस पाठशाला में पिंटू की लाश को लेकर के जाते हैं और उसके बाद में जो वहां पर सेफ्टी टैंक बना होता है उसका जो एक ढक्कन होता है उसको हटाते हैं, जो काफी वजन होता है, और हटा करके पिंटू की लाश को उस सेफ्टी टैंक में डाल देते हैं और फिर ऊपर से उसे उसी प्रकार से बंद कर देते हैं। इधर लगभग 10 दिन का समय बीत जाता है और 10 दिन के बीतने के बाद में अब पिंटू की जगह जगह तलाश की जाती है, पर पिंटू का कहीं भी कोई पता नहीं लगता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। लाश दिन का दिन सड़ रही थी और जैसे जैसे लाश सड़ रही होती है तैसे तैसे अब वहां से ज्यादा बदबू आने लगती है। तभी जब बदबू इतनी ज्यादा आने लगती है, स्कूल के जो शिक्षक लोग होते हैं वो परेशान होने लगते हैं। इस बात की जानकारी प्रधान को दी जाती है। प्रधान मौके पर आते हैं, सफाई कर्मी को लाते हैं और जैसे उस सेफ्टी टैंक में उस सफाई कर्मी को उतारा जाता है तो देखा जाता है कि वहां एक 15 से 16 साल की एक बेटे की, पिंटू की लाश पड़ी होती है। जो चारों दोस्त होते हैं, साथ में जो महिला होती है, महिला का इसमें कोई हत्या से उसका कोई लेन देन नहीं होता है। ये बात अलग है कि शायद महिला ने ही पहले पिंटू को उचकाया था, महिला की यही गलती होती है, पर महिला का इस मर्डर से, इस हत्या से कोई लेन देन नहीं होता है, इसलिए उस महिला को छोड़ दिया जाता है। बाकी इन चारों दोस्तों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में इन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। आप लोग जहां भी रहें सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अपने बच्चों का ध्यान रखें। अपने बच्चे किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, अपने बच्चों के जो बैग होते हैं उनको भी समय समय पर चेक करते रहें। आज सोशल मीडिया का जमाना है, सब बच्चों के पास मोबाइल होते हैं, मोबाइल को भी बीच बीच में चेक करते रहें और देखते रहें कि बच्चा किसके संपर्क में है, किसके पास में है। कहीं ऐसा ना हो बच्चा गलत रास्ते पर निकल जाए और उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक लग जाए। तो मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।